नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आज हमारे साथ में है उदयपुर ग्रामीण विधानसभा से भारत आदिवासी पार्टी से प्रत्याशी रहे श्री अमित जी खराड़ी। सर, अमित जी खराड़ी से हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले अमित जी का हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। सर स्वागत सर। खूब खूब धन्यवाद आपके चैनल को। जी अमित जी, हम आपसे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहेंगे कि संसद में पिछले दिनों भारत आदिवासी पार्टी के सांसद महोदय राजकुमार जी रोत ने आदिवासियों के हक अधिकार 5वीं अनुसूची और पैसा एक्ट को लेके जब संसद में अपनी बात रखी थी और नक्सलवाद के मुद्दे पर अपनी बात रखी थी, तो उस बात को लेकर गृह मंत्री का जो रवैया जो था, उन्होंने उस सांसद महोदय को एक तरह से उन्होंने कहा कि आप भी, यदि आप संसद में नहीं होते तो आप भी सरेंडर की लिस्ट में होते। इस तरह से जो गृह मंत्री जी का जो रवैया था, जो बयान थे, उस बयान को लेके आप जिलाध्यक्ष के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे, फिर बताइए सर। सबसे पहले आपके चैनल को खूब खूब जोहार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप यहाँ तक पहुँचे। जो लोकसभा में सत्र में जो हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान दिया कि राजकुमार जी रोत आप सांसद नहीं होते तो आप भी सरेंडर की लिस्ट में होते, तो इस बयान से काफ़ी हमारे भारत आदिवासी पार्टी के पूरे राजस्थान या देश भर में आक्रोश का माहौल भी रहा, ज्ञापन भी, कई जिलों में ज्ञापन भी दिए गए। तो इस तरह का बयान से ये साबित कर रहे हैं कि दक्षिण राजस्थान में भी वो नक्सलवाद जो बात करें, नक्सलवाद मुक्त भारत की जो बात कर रहे थे, तो उनकी बातों से ये लगता है कि कहीं ना कहीं दक्षिण राजस्थान में भी ऐसी कोई स्थिति या माहौल है। तो उनसे हम जानना चाहते हैं कि भाई दक्षिण राजस्थान में कौन से जो आदिवासी जिले हैं वहाँ पे ऐसी स्थिति है जिसके कारण से आपको ये बयान देना पड़ा कि राजकुमार जी आप सांसद नहीं होते तो सरेंडर की लिस्ट में। तो अभी तक यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति बनी है नहीं बनी है। इस तरह के बयानबाजी जो चल रही है, कहीं ना कहीं हमारा जो सांसद है राजकुमार जी वो पूरे देश में एक बहुत बड़े चर्चित चेहरे आदिवासी लीडर हैं और पूरे देश के आदिवासियों की आवाज़ उठाते हैं, तो चर्चित सांसद में से एक है। तो उसकी वजह से भारत आदिवासी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और उस कारण से कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस कारण से उन्होंने ये बयान दिया और हमने भी ज्ञापन दिया और काफ़ी चीज़ें आपके सामने है कि जो भारत में आदिवासी के अधिकार हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट हैं, 5वीं अनुसूची की हम बात करते हैं, पैसा कानून की बात करते हैं, तो ऐसे कई कानून बने हुए जिन पे अभी तक किसी प्रकार की बात नहीं। अमित जी, देश में नक्सलवाद शब्द अभी काफी जोर शोर से हर जगह लिया जा रहा है, मीडिया में वगैरह, तो आप इस नक्सलवाद शब्द को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो नक्सलवाद जो शब्द है, नक्सलवाद शब्द सीधे तौर से आदिवासियों से जोड़ा जाता है, जबकि आप अभी संसद जो सत्र चल रहा था उसमें आप देखेंगे कि जो भाजपा के सांसद है निशिकांत दुबे, उनका आपने अगर वीडियो देखा होगा तो उन्होंने कहा था हम नक्सलवाद की जो बात करते हैं तो नक्सलवाद के जो बड़े बड़े लीडर हैं वो लीडर कौन है, क्या आदिवासी है या दूसरे? तो ये जब वीडियो हमने देखा भाजपा के सांसद का, तो उनका बयान हमने पूरा सुना था, तो जो बड़े लीडर हैं इस नक्सलवाद के, जो ब्राह्मण हैं और गैर आदिवासी, जबकि आदिवासियों का इससे कोई लेना देना नहीं, बावजूद उसके नक्सलवाद शब्द कहीं आता है तो आदिवासियों को टारगेट किया जाता है, बदनाम किया जाता है और नक्सलवाद के बहाने कई जो बेगुनाह आदिवासियों को जेल में डाल रखा है और उनको मार दिया गया। तो एक ये नक्सलवाद के नाम से आदिवासियों को कहीं न कहीं बदनाम किया जा रहा है, दबाने का काम किया जा रहा है और उनके साथ उनकी हत्या का काम किया जा रहा है। तो नक्सलवाद का आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं। नक्सलवाद जो शब्द है, और आप देख सकते हैं कि जैसे कि अगर सिख है अपने अधिकार के लिए, अपने ज़मीन के लिए जो लड़ाई अगर वो लड़ेंगे या कुछ आवाज़ उठाते हैं, किसान वो लड़ाई लड़ते हैं तो देश में उनको खालिस्तानी कहा जाता है। मुस्लिम है, मुस्लिम अपनी आवाज़ उठाता है तो उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। और अगर आदिवासी है, आदिवासी अगर अपने जंगल की, ज़मीन की, पानी की, खनिज की और अरावली की, पहाड़ियों की अगर बचाने की बात करता है तो उनको नक्सलवाद बता दिया जाता है, नक्सलवाद बोलते हैं। तो इस तरह से पूरे देश में और जो शहर के आसपास कुछ और भी लोग जो जागरूक लोग हैं
वो पर्यावरण को लेकर और जंगल जमीन को लेकर अगर बात करते हैं तो उनको अर्बन नक्सल के नाम से दे दिया गया। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो सरकारें हैं, इस तरह की जो बातें करके, इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं इस देश को और पूरे इस देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। तो पूरे देश में पहले भी लोग अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाए थे, वो जीते थे, और आज की इस टाइम पर भी लोग अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ भी उठाएंगे और लड़ेंगे भी सही, और संविधान के आधार पर जीत भी उनकी होगी। अमित जी, देश में आदिवासियों के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, जो 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची है, और पैसा एक्ट है, आर्टिकल 13(3) का है, वगैरह बहुत सारे कानून बने हुए हैं। इसके बाद में भी देश में कंटिन्यू नए नए कानून आ रहे हैं, जबकि पुराने जो कानून हैं उनको धरातल पे लागू नहीं किया जा रहा है। और जैसे वन अधिकार अधिनियम है, उसको जो बना वो कागजों में बन चुके हैं, पर धरातल पे बिल्कुल भी लागू नहीं है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से अभी जो माहौल चल रहा है, देश का माहौल चल रहा है, सब तरफ आदिवासियों की बात की जा रही है, उनके लिए अधिकारों की बात की जा रही है, उनके लिए नए कानून की बात की जा रही है, उनके जमीन की बात की जा रही है, जल जंगल जमीन की भी बात संसद में रखी जा रही है। तो जिस तरह से हमारी पार्टी की तरफ से जो संसद में राजकुमार जी रोज सांसद है, वो 5वीं अनुसूची पर और पैसा कानून पर और वन अधिकार अधिनियम पर भी जो बात करते हैं, तो जिस तरह से वो अपनी बात संसद में रखते हैं, तो उसके जवाब में किसी जो गृह मंत्री हो या कोई अन्य जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, जो पद पर काबिज हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। जबकि जब नक्सलवाद पर डिस्कस हुआ तो उस पर भारत के गृह मंत्री का एकदम से जवाब हुआ, एक्शन हुआ कि आप सरेंडर होते, इस तरह का। तो जो भारत के गृह मंत्री हैं, उनसे भी हम सवाल करना चाहते हैं, पूरे देश की जनता और पूरे देश के आदिवासी ये सवाल पूछना चाहते हैं कि वन कानून जो बना है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो जो आदिवासियों को पट्टे ज़मीन का मालिकाना हक मिले, तो इस कानून के अंतर्गत कितने लोगों को, कितने आदिवासियों को ये अधिकार मिले, ज़मीन का अधिकार मिले, और 5वीं अनुसूची में जो प्रावधान है उसमें कितने लोगों को इसका फ़ायदा मिला है, धरातल पर एक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट है। और जो पैसा कानून कहता है, बहुत से ऐसे कानून हैं, जैसे मान लीजिए जो ट्राइबल एरिया है, उसमें पैसा कानून में 2 साल से कम की जो सज़ा होती है, जो आपस में उसको निपटारा कर सकते हैं। लेकिन ये जो कानून है, इस तरह का आज तक धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जब ऐसी जो बात या सवाल संसद में पूछे जाते हैं, तो भारत के गृह मंत्री बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाते। तो हम चाहते हैं कि जिस पे वास्तव में बात होनी चाहिए, जिस पे अधिकार जो मिले हुए, वो धरातल पर इम्प्लीमेंट हो और उस पर बातचीत की जाए। अमित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे देश के जो गृह मंत्री जी हैं, अमित शाह जी, जो उन्होंने इस तरह के जो बयान दिए संसद महोदय को लेके, तो जो दक्षिण राजस्थान में जो भारत आदिवासी पार्टी की जो लोकप्रियता है, जो इतनी तेजी से जो बढ़ी है, जो पहले ही चुनाव में उन्होंने अपना एक सांसद दिल्ली भेज दिया, और शायद 4 विधायक है ना, 4 विधायक, हाँ, 4 विधायक और एक सांसद, जो पहले ही चुनाव में पार्टी ने जो राजस्थान में जो तीसरा मोर्चा बनकर जो उभरी है, तो क्या इस प्रेशर में, या फिर आप कहें कि ज्वेलसी में, या आप जो भी कहें, क्योंकि एक्चुअली ये जो पूरा एरिया था, जो आप उदयपुर ग्रामीण देखो, ये पूरा दक्षिण राजस्थान एक तरह से बीजेपी का गढ़ था, जो कहीं न कहीं भारत आदिवासी पार्टी के आने के बाद में ये गढ़ पूरी तरह से ढह चुका है। तो क्या इस प्रेशर में आके इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव भी सामने है जी, और पूरी तरीके से भाजपा पूरी अपनी तैयारी में लग चुकी है और पूरा जोर लगा रही है किस तरह से भारत आदिवासी पार्टी का जो ये बढ़ता हुजूम है, इसको कम किया जाए, इनका जनाधार है कम किया जाए। पंचायती राज चुनाव में जोड़ तोड़ कर, अनर्गल बयान देकर, फिर जनता को कैसे गुमराह कर इस पार्टी का जनाधार कम किया जाए। तो ये पूरी तैयारी जो चल रही है, वो पंचायती राज चुनाव को लेकर चल रही है, ताकि उनका जनाधार कम हो सके और इस पार्टी का जम इसको ख़त्म कर सके, उस आधार पर कर रहे हैं। लेकिन पार्टी की विचारधारा, आइडियोलॉजी और आदिवासियों के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और आगे भी भविष्य में पंचायती राज चुनाव में हम
कांग्रेस और बीजेपी दोनों का सफाया करेंगे, इसके हमें आशा उम्मीद है। और हम भी जनता से भी हम अपील भी करते हैं और जनता से हमें उम्मीद भी है कि जिस तरह से आपने पहले भी हमें जिताया, इतना सपोर्ट किया है, वोट भी किया है, तो उसी तरह से आगे भी जो चुनाव है उसमें आप करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। अमित जी, आप उदयपुर ग्रामीण विधानसभा जो कि एक तरह से बीजेपी का गढ़ बना जाता है, आप अपने पहले ही चुनाव में 25,000 प्लस वोट लाके आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक तरह से सदमे में आपने डाल दिया था। तो आपके एक छोटे से राजनीतिक सफर जो अपना अभी स्टार्ट ही हुआ है, इस सफर में आप किसे अपना आइडियल मानते हैं और आप राजनीति में क्यों आए? हमारे दर्शक थोड़ा आपसे जानना चाहते हैं आपके राजनीतिक जीवन के बारे में, जो आपने अभी स्टार्ट ही किया, इसके बारे में। सबसे पहले तो राजनीतिक के बारे में इतना जानकारी नहीं थी और कभी सोचा नहीं था कि चुनाव भी लड़ना पड़ेगा और चुनाव लड़ने के बाद किसी पार्टी में किसी पद पर रहकर समाज के लिए भी काम करना पड़ेगा और पार्टी के लिए भी काम करना पड़ेगा। तो पहले तो ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही ऐसा सोचा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो विचारधारा रहती है, लोगों की समस्या को देखते हुए लोगों की बड़ी बड़ी समस्या सामने आती है, तो कहीं ना कहीं मन एक विचलित हो जाता है कि पढ़ने के बाद भी अगर हमारे समाज के लिए अपन कुछ कर नहीं पाते हैं या उनकी अपन आवाज़ नहीं बन सके, तो फिर ऐसी भी पढ़ाई किस काम की। तो जो पढ़ाई होने के बाद में जब गांव की तरफ सारी चीज़ें देखते हैं, समाज में जाते हैं, उठते बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे जो एक तरह से मार्गदर्शक भी कह सकते हैं, प्रेरणा स्रोत भी कह सकते हैं, हमारे जो मेघराज जितावर हमारे गांव के हैं और पूर्व में विधानसभा गोगुंदा से विधायक भी रहे, जो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी जो विचारधारा आज भी हमारे मन में और हमारे लोगों के मन में जिंदा है। तो उनकी जो विचारधारा थी, उनको मैंने सुना था कहीं एक दो बार, कोई आदिवासी दिवस पे लेकर उदयपुर पे कमिश्नरेट ऑफिस पे सुना था, फिर हमारे गांव में भी आते रहते थे, तो उनको लड़ते हुए देखता था। उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, तो उनको लड़ते हुए देखता था, तो मन में ऐसा होता था कि हम युवाओं को भी उनके साथ में जुड़ना चाहिए। और जो बात करते थे वो युवाओं की बात करते थे, मजदूरों की, गरीबों की बात करते थे, किसानों की भी बात करते थे और जंगल ज़मीन की बात करते थे। उनकी बातें कहीं न कहीं हमारे मन में लग गई, तो उस विचार को लेकर उनके साथ हम जुड़े, उनके साथ में कुछ महीनों तक काम किया। तो उसके बाद उन्हीं को प्रेरणा स्रोत मानते हुए हमने धीरे धीरे समाज में काम किया। जहाँ लोगों की ज़रूरत पड़ी, लोगों को कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, कहीं अलग अलग मुद्दों पे जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हम जाते और समाज के साथ में लोगों की मदद से काम करते गए। और धीरे धीरे काम करते करते फिर लोगों ने हमें सपोर्ट किया। फिर 2018 आसपास में भारतीय ट्राइबल पार्टी उस समय नई नई बनी थी, तो हमारे जो दोस्त इस विचारधारा से थे, उन्होंने सब मिलकर हमने एक प्लान बनाया था कि क्यों नहीं हम आदिवासी की जो हम बात करते हैं, तो आदिवासी की जो पार्टी है तो उससे हम जुड़े, ताकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको एक लंबी लड़ाई है, तो इस लड़ाई को हमें आगे लड़ने की ज़रूरत भी पड़ेगी, हमें साथ सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद हम भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े, भारत ट्राइबल पार्टी से जुड़े थे। तो उसके बाद धीरे धीरे जुड़ते गए और काम करते गए, और उसके बाद भी धीरे धीरे हर जगह फील्ड में पहुँचे, काम करते करते फिर चुनाव का जब मौका आया, तो हमारे जो कार्यकर्ता युवाओं ने जो भी रहते थे, उन्होंने सभी ने मुझे चयन किया और उन सभी के सहयोग से चुनाव लड़े और 25,000 से अधिक वोट भी मिले। और इसमें जो भी सामने पार्टियां थी, उनके खर्चे और हमारे खर्चे में ज़मीन आसमान का फर्क था। हम जो चुनाव लड़े थे, हमारी जनता के सहयोग से चुनाव लड़े थे, और उनके सहयोग से भी आज हम जो भी काम कर रहे हैं, आज भारत आदिवासी पार्टी में जिलाध्यक्ष का जो पद मिला है, उस पद पर भी रहते हुए अभी हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी काम करते रहेंगे।
और जनता का जो हमें समर्थन मिल रहा है, आगे भी मिलेगा, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने जो साथ सहयोग दिया, आगे भी करते रहे ताकि हम हमारे समाज के लिए जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है, हक अधिकार की लड़ाई है, मजदूरों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, उसको निरंतर तो लड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। अमित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि दक्षिणी राजस्थान में विशेष तौर पे आजादी के इतने लंबे टाइम के बाद में भी कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी से शासन किया है। इसके बाद में भी यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है और जो स्वास्थ्य का जो स्तर है और जो बाकी आप रोडों का जो देखेंगे आप डेवलपमेंट वगैरह, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है, उस बात को लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इस ट्राइबल एरिया में शिक्षा के स्तर को लेकर या जो स्वास्थ्य की जो सुविधा है उसको लेकर हमारे ट्राइबल का एक अलग फंड आता है, ट्राइबल मिनिस्ट्री बनी हुई है। तो उसमें ट्राइबल के सारी सुविधाओं के लिए हमारे अभी जो मंत्री हैं बाबूलाल जी हैं, जो जालोर खलासिया विधानसभा से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो स्थिति है शिक्षा की, अगर अपन बात करें तो वहाँ की स्कूलों की स्थिति काफ़ी जर्जर है। और स्कूलों के साथ साथ जो हॉस्टल है, जो TAD द्वारा संचालित हॉस्टल है, उनकी स्थिति भी काफ़ी गंभीर है। वहाँ के जो खाने के जो सामग्री आती है उसमें घोटाला पाया गया, बिस्तरों का घोटाला पाया गया, और जितने भी सुविधा उस हॉस्टलों में है उसमें सारों में घोटाला पाया गया। इसको लेकर भी हमने ज्ञापन दिया TAD कमिश्नर को, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और उनके बिल भी सारे हमारे पास एविडेंस है, उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया। इतना बहुत बड़ा घोटाला TAD मंत्रालय में हो रहा है, मंत्री साहब की आंखें अभी बंद है, रेस्ट पे है। उनके खुद की विधानसभा में भी आप देखेंगे स्कूलों की स्थिति कैसी है। अभी रिजल्ट आया है, आप देखेंगे प्रतापगढ़ और उदयपुर का पिछड़ा इलाका मानव कोटला है, और जाडो और खलासिया। तो इसमें मंत्री रहते हुए उनकी खुद की विधानसभा में वो विकास नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार डबल इंजन की, अब जब बात बोलते हैं डबल इंजन की जो सरकार है, तो डबल इंजन में खाली इंजन बंद है उनका, तो विकास वो कर नहीं पा रहे हैं। तो सिर्फ वो जब भी यहाँ मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का दौरा रहता है तो विकास के अलावा, विकास की जो बात नहीं करने के बजाय धर्म की बात करते हैं, धर्म के टॉपिक पे बात करते हैं, आदिवासियों को धर्म से जोड़ने की बात करते हैं। जबकि आदिवासियों को अभी धर्म की जरूरत नहीं, आदिवासी धर्मपूर्वी है, उनको अभी शिक्षा की जरूरत है और चिकित्सा की सुविधाओं की जरूरत है। इस पर मैं नहीं बात कर वो हमेशा धर्म को लेकर बात करते हैं, जो यहाँ की जनता जान चुकी है कि जब भी उनको कोई सवाल करेंगे शिक्षा को लेकर तो वो धर्म की बात करेंगे। इसलिए जो डबल इंजन की सरकार है हमारे एरिया में फेल होती नजर आ रही है, और जो मंत्री बने बैठे हो वो भी अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे। तो और उसका जो प्रभाव है अभी आपको पंचायती राज चुनाव में देखने को मिलेगा।